हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्ज़ाम 7 जुलाई को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर है उसका सीडीपी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए। प्यारे साथियों, आइए हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के जरूर बैठिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कथन है, कथन ए और तर्क आर। बच्चों का शारीरिक विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों के सामाजिक व संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बचपन में विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे को बेहद प्रभावित करते हैं। आर भी सही है और जो आर है वो एक की सही व्याख्या भी करता है, इसीलिए पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह सुझाता है कि विकास सिर से शुरू होकर फिर शरीर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ता है? इसे ऐसे याद रखिएगा, सिर शीर्ष, इसे शीर्षागामी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षागामी सिद्धांत। ठीक है, और दूसरा एक और होता है आपका समीपस्थ दूराभिमुख सिद्धांत। इसमें क्या होता है? यह केंद्र से बाहर की ओर होता है। इसमें जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है ना, जिसे निकट से दूर का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्या होगा? वो क्या है? आपकी परिपक्वता है। क्या है? परिपक्वता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से कारक संज्ञानात्मक विकास की दिशा को निर्धारित करते हैं? आपको जवाब देना है। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो बोर्ड है उसने सभी को कॉमन नंबर दिया है। क्यों दिया है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं जो आपको बताता हूँ वो समझिएगा। ठीक है, पियाजे ने बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले 4 कारक बताए हैं, जिसमें एक है परिपक्वता, दूसरा है क्रियाशीलता, तीसरा है सामाजिक अनुभव, चौथा है संतुलन। ठीक है ना, यही 4 बताए हैं। इसलिए इसमें जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन की क्लियरिटी ना होने के कारण बोर्ड ने इस क्वेश्चन में कॉमन मार्क्स सबको दिया है। ठीक है ना, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के अनुसार कम या बढ़ती है? तो आपको बताना है इसका राइट जवाब क्या होगा। पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे में डाला जाता है तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ती है? बताइए। पहली बात, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चीज़ें आती हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका जो राइट जवाब होगा कि बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। ठीक है ना, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, यही आपका इसमें राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है
तब पानी की मात्रा बर्तन के आकार के अनुसार कम या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है थोड़ा सा समझ लीजिए। बच्चे को विचार की अपरिवर्तनीयता, संरक्षण की अवधारणा के साथ समस्याओं का इसमें उसको सामना करना पड़ता है तथा विचारों के केंद्रीकरण से संघर्ष भी उसको करना पड़ता है। ठीक है ना, जो संरक्षण है वो इसी विचार को बताता है। आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। जैसे एक गिलास पानी आप थाली में डालेंगे तो वो एक ही गिलास पानी रहेगा, एक थाली पानी नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन पर देखते हैं राइट जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा है पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। कह रहा है सबसे पहला संवेदी चालक चरण, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। बिल्कुल सबसे सही यही है। पूर्व, अमूर्त, ये दोनों तो वैसे गलत हो जाएंगे, ये पहले नहीं आते हैं। और संवेदी के बाद मूर्त नहीं आता है, संवेदी के बाद पूर्व संक्रियात्मक आता है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए अब आपको बता देता हूँ, जो संवेदी गामक ये 0 से लेकर के 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। ठीक है, जिसे जन्म से 2 वर्ष कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक 2 से लेकर के 7 साल तक चलने वाली अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर के 11 साल तक चलने वाली अवस्था है। और 11 से अधिक की जो अवस्था है उसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर, और 7 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। जिस भी भाई को किसी भी प्रकार की समस्या होगी वो कमेंट कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोचकर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की किस अवस्था में है। आपको 7वें का राइट जवाब देना है। देखिए उसको डर लग रहा है कि वो खाने से पकड़ी जाएगी, और पकड़ी जाएगी तो उसे मार भी पड़ सकती है, इसीलिए वो अपने आप को खाने से रोक रही है। इसका मतलब इसका राइट जवाब होगा सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसका राइट जवाब होगा। देखिए कोहल वर्ग ने 3 चरण या नैतिक तर्क के 3 स्तर बताए हैं। एक होता है पूर्व पारंपरिक, एक होता है पारंपरिक, एक होता है उत्तर पारंपरिक। ठीक है, जिसमें प्रत्येक को 2 चरणों में विभाजित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेहा खुद को अपनी माँ द्वारा लाई मिठाई जो मेहमानों के लिए है खाने से रोकती है, यह सोच कर कि खाने से वह पकड़ी जा सकती है। तो कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार नेहा नैतिक विकास की सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास अवस्था में है। सजा और आज्ञाकारिता जो अभिविन्यास होता है पूर्व पारंपरिक स्तर के नैतिक विकास के किसी के भीतर परिणामों से निर्धारित होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा भी हो सकता है। दंड से बचना और प्राधिकारी के सामने झुकना सकारात्मक रूप से मूल्यवान होता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। कह रहा है किसके सिद्धांतों के अनुसार बच्चे अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले समकक्षी या वयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखते हैं। ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। कहाँ के थे? रूस के एक मनोवैज्ञानिक हैं वाइगोत्स्की, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से सिद्धांत का? तो नोट कर लीजिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत का तात्पर्य क्या है कि सामाजिक संपर्क शिक्षार्थी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको और चीज़ें बताता हूँ इनसे संबंधित। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के विकास और सीखने में अपने समकक्षी व समवयस्कों के साथ बातचीत का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वो इस बात पर जोर देता है कि बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से ज़्यादा सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में अंतःक्रिया के महत्व पर बहुत ज़्यादा बल दिया है,
जिनको 3 अवधारणाओं के बारे में प्रस्तुत किया है। अधिक जानकार दूसरे से, मोर नॉलेज अदर, पाढ़ मचान या जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, और समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन तीनों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, ये भी वाइगोत्स्की ने ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और 9 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसकी संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है? तो वो है सांस्कृतिक परिवेश, क्योंकि अनुकूलन, पुनर्बलन और आनुवंशिकता इन्होंने शब्द नहीं दिया है। सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शब्द जो आएगा इनका ट्रिक है। बच्चे जो होते हैं इनके अनुसार एक विशिष्ट शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में धीरे धीरे वो बड़े होते हैं, जो सभी उनके बचपन को प्रभावित करते हैं। समाज भी प्रभावित करता है, उनका शारीर भी, जो शारीरिक गतिविधि है वो भी प्रभावित करती है, उनका सांस्कृतिक बैकग्राउंड उन्हें प्रभावित करता है, आर्थिक रूप भी प्रभावित करता है, ठीक है ना। और जिस हिस्टोरिकल कल्चर में वो जन्म लिए हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो जो बच्चे का सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश है उसका उसके विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेव वाइगोत्स्की जो है उनके अनुसार सांस्कृतिक परिवेश में संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपका सांस्कृतिक संदर्भ है वो उसी समाज से संबंधित होता है जहां उस बच्चे का जन्म होता है, उस बच्चे का पालन पोषण होता है, और सांस्कृतिक व्यवहार को जो है वो उस बच्चे को प्रभावित करती है, क्योंकि जो वो सांस्कृतिक प्रभाव है उसमें सीखे हुए मूल्य और लोगों या समूहों के बीच साझा किए जाने वाला जो दृष्टिकोण शामिल होता है, इससे उसमें विश्वास, अर्थ, रीति रिवाज, विचार, भाषा, मानदंड, अनेक प्रकार की चीज़ें सीखने में शामिल होती हैं। ठीक है, ये था आपका जो है सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जा रहा है? शरीर का भी उपयोग हो और वस्तुओं दोनों की कुशलतापूर्वक, आप क्या कहेंगे ये बताइए। तो उसे कहते हैं शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, जो आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ठीक है, किसका? बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें बुद्धि के 8 विशिष्ट प्रकार के बारे में इन्होंने बताया है। कितने प्रकार के? 8 विशिष्ट प्रकार के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? 11 का राइट जवाब दीजिए। छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। देखिए, जो बहुबुद्धि है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसका सिद्धांत 8 अलग अलग प्रकार की बुद्धियों में शामिल करके दिया गया है। जो आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं वो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ये भी जानते रहिएगा कि जो आपके हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं वो अमेरिका के निवासी हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आइए देखते हैं और 12 का राइट जवाब देखेंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, मजबूत बनो और लड़कियों की तरह नम्र व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देगा? ये आपको जवाब देना है। ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देगा। किसको? जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर और 13 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। कह रहा है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए? 13 का आपको राइट जवाब देना है। क्या होगा? तो ये इसका राइट जवाब हो जाएगा उचित समावेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित समावेशन होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं और 14 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
सीखने के लिए मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण पहलू है क्या? मूल्यांकन की किसी एक ही रणनीति से बच्चे की प्रगति व अधिगम, एक ही रणनीति जहाँ गया वो निगेटिव शब्द है। यह सीखने में होने वाले बदलाव का अवलोकन करता है, ठीक है। यह बच्चों की व्यक्तिगत व विशिष्ट जरूरतों को नहीं पहचानता, गलत है, बिल्कुल पहचानता है। यह शिक्षकों को मानसिक मंदबुद्धि वाले बच्चों को पहचानने में मदद करता है, गलत है। कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चों को भी पहचानने में मदद करता है। चलिए कुछ समझते हैं। मूल्यांकन छात्र के सीखने की क्षमता का निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने का एक बहुत व्यवस्थित तरीका है। इस बच्चे ने कितना सीखा है, इसमें निर्णय लेने के लिए कितनी क्षमता है। सीखने के लिए मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण पहलू सीखने में होने वाले जो बदलाव हैं उनका अवलोकन करना है। इस मूल्यांकन में शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो बच्चा है उसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है इसकी भी देखरेख की जाती है। उनकी सीखने की ज़रूरतों को जानने और उचित रणनीति का चयन करके अंतर को भरने में मदद करता है मूल्यांकन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं और 15 का राइट जवाब क्या होगा देखते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? बताइए, जो मूल्यांकन है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में भय और तनाव पैदा करना, गलत है भैया। असुरक्षाहीनता की भावना पैदा करना, गलत है। बीच तुलना करना, नहीं, तुलना नहीं करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहायता करना आपका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और 16 का राइट जवाब क्या होगा? समावेशी शिक्षा से केवल विशेष बच्चे ही लाभान्वित होते हैं, आपको बताना है। 16 का राइट जवाब देना है, ठीक है। देखिए समावेशी कक्षा में केवल शब्द आ गया। आप देखिए मैंने आपको बताया है केवल एक निगेटिव शब्द होता है तो ये गलत हो जाएगा। केवल क्यों? और जो सामान्य बच्चे हैं, जो और भी हर प्रकार की समस्याओं से संबंधित बच्चों को समावेशी कक्षा में शिक्षा देने की बात हमारा एनसीएफ करता है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा इस दर्शन पर आधारित है कि केवल कुछ बाध्यता, अब देखिए केवल कुछ आ गया, वाले शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पोषित करता, गलत है। तो ए और आर दोनों आपके गलत हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों का समायोजन करने के लिए शिक्षकों को किसका पालन करना चाहिए? आपको 17 का राइट जवाब देना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा, बताइए, ये हो जाएगा आपका सामाजिक बहिष्कार नहीं, सामाजिक हत्याकरण नहीं, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं, विभेदित निर्देश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभेदित निर्देश इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक गति विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों के लिए गतिशीलता सहायक तकनीकी का उदाहरण है? आपको 18 का राइट जवाब देना है। बताइए, क्या ये तो सभी लोग जानते हैं, व्हील चेयर इसको कहते हैं, या पहिया वाली कुर्सी भी इसी को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19, गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयाँ किन छात्रों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट जवाब दीजिए आप लोग। तो वो है गुणज वैकल्य। क्या है? पठन वैकल्य नहीं, लेखन नहीं, स्वालीनता नहीं है। स्वालीनता मतलब ऑटिज्म, ऑटिज्म मतलब जो खुद से होता है, ये गुणज है। डिसकैलकुलिया है जिसे बोलते हैं, डिसकैलकुलिया, ठीक है। चलिए इसमें क्या होता है? इसमें गिनने में कठिनाई होती है, चीज़ों को क्रम में व्यवस्थित करने में कठिनाई होती है, मात्रा की, स्थानीय मान की, सकारात्मक नकारात्मक जो मान आते हैं इन सब को समझने में उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक है। जो आपका डिसलेक्सिया है ये एक पठन विकार है, ये भी आप जानते रहिएगा। डिसग्रेफिया लेखन से संबंधित विकार है, लिखने में समस्या आती है। ऑटिज्म या स्वालीनता जो खुद से उसको दोहराव की समस्या या खुद से ही रिलेटेड समस्या होती है उसे ऑटिज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान निम्न में से शामिल है। तो 20 का राइट जवाब क्या होगा? विचारों की अनम्यता नहीं, ऊब के लिए उच्च सहिष्णुता नहीं, जटिलता के लिए वरीयता, बिल्कुल तीसरा हो जाएगा।
रचनात्मक बच्चे क्या हैं? वह हैं जो कई क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन क्षमता दिखाते हैं। जैसे वो कलात्मक भी हो सकता है, वो रचनात्मक भी हो सकता है, दोनों प्रकार के कार्य हो सकते हैं। ठीक है। जैसे नेतृत्व की गुणवत्ता, अवलोकन की उत्सुकता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे मौलिक विचार और अभिव्यक्ति का होना, असंभव चीज़ों के बीच संबंध का होना, जिज्ञासा, बहिर्मुखी स्वभाव में महत्वाकांक्षी होना, ठीक है, जल्दी से सोचने और समस्याओं को नए नवीन तरीकों से हल करने की रुचि का होना और जटिलता के लिए वरीयता का होना, ये रचनात्मक बच्चों की विशिष्ट पहचान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम में क्या शामिल है? 21 का आपको राइट जवाब देना है। देखिए, अर्थपूर्ण अधिगम में क्या शामिल है बताइए। देखिए, जो अर्थपूर्ण अधिगम है, पहला तो पुरस्कार और दंड का प्रावधान इसमें नहीं है। एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीकों पर विचार, प्रतिस्पर्धा नहीं होता। देखिए, दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। मेरी बात को समझिएगा कि जो अर्थपूर्ण अधिगम है वो ये महसूस करता है कि किसी अवधारणा, विचार, सिद्धांत, मतलब जो आपके सूत्र हैं, इनके सभी भाग एक साथ हैं। इसमें विश्लेषण, गहन चिंतन, समस्या समाधान की प्रक्रिया भी शामिल होती है। अधिगम के दौरान शिक्षक को सूचना का विश्लेषण करने में मदद करनी चाहिए ताकि छात्र उसके बारे में सोच सकें, गहन चिंतन विकसित कर सकें। जब बच्चे गहन चिंतन करने लगेंगे तो समस्या समाधान में उनका उपयोग कर सकेंगे। और अर्थपूर्ण अधिगम में दोनों चीज़ें सम्मिलित है, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के अवसर और सीखने के तरीके पर विचार। तो अब दोनों आंसर के साथ जा सकते, कोई एक लगा सकते, दो आपके सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब क्या होगा? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 कह रहा है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण वह है जहां पाठ्यपुस्तक सभी सीखने का केंद्र है, गलत है। माध्यमिक विद्यालय में छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं जब पाठ्यपुस्तक को पुनः पेश करने के लिए कहा जाता है, गलत है। आपका डी राइट जवाब हो जाएगा, मतलब चौथा। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम बताना है। बच्चे के व्यवहार में अस्थायी रूप से मापने योग्य परिवर्तन है? नहीं। ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया है। क्या है? ज्ञान के सह निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं और 24 का राइट जवाब क्या होगा? अधिगम के लिए उचित कक्षा वातावरण का आधार होना चाहिए। 24 का राइट जवाब क्या होगा? तो वो होगा सहयोग और सकारात्मकता। क्या होगा? सहयोग और सकारात्मकता होनी चाहिए। चलिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। मध्य विद्यालय के बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें विभिन्न तरीकों की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करना समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी रणनीति है, बिल्कुल सही है। बच्चे विभिन्न दृष्टिकोण की चर्चा और सोच की प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, बिल्कुल सही है, और ये इसकी व्याख्या करता है, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। कक्षा में प्रश्न, कक्षा में कह रहा है प्रश्न, और कैसे प्रश्न? केवल शब्द आया है तो गलत है, केवल आया है तो गलत है। किसी के भी द्वारा नहीं पूछे और ना ही जवाब, ये भी गलत है, तो चौथा सही हो जाएगा। छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए, राइट जवाब ये हो जाएगा। 27 पर चलते हैं। विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? आपको राइट जवाब देना है 27 का, ठीक है ना। चलिए, क्या हो जाएगा? भौतिकवादी पुरस्कार प्रदान करके नहीं, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण करके नहीं, दंड के भय से नहीं, सीखने की खुशी पर ध्यान केंद्रित करके। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। कह रहा है मध्य विद्यालय के छात्र किन प्रक्रियाओं के द्वारा ज्ञान का निर्माण करते हैं और अर्थ निकालते हैं? 28 का राइट जवाब क्या होगा? सक्रिय अन्वेषण, अमूर्त समस्याओं पर काम करना,
पूछताछ और प्रयोग, शिक्षकों और साथियों के साथ बातचीत, चारों के चारों ऑप्शन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को और असफलता को रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। 29 का राइट जवाब क्या होगा? तो वृद्धिशील और सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। आपका बी राइट जवाब हो जाएगा, मतलब दूसरा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, लास्ट क्वेश्चन। अकादमिक निम्न में से कौन सा कारक विफलता के लिए जिम्मेदार है? आपको 30 का राइट जवाब देना है। बताइए क्या होगा? तो वो होगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। क्या होगा? गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। इसी के साथ जो आपकी सीडीपी के 30 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिया। जिन क्वेश्चनों में एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा आवश्यकता थी हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।